हेलो दोस्तों, हम लोगों ने कल देखा था विकास के सिद्धांत के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि विकास की जो अवस्थाएं थी, जिसमें हमने डिंबा अवस्था पढ़ी थी, है ना, शिशु अवस्था पढ़ी थी, भ्रूण अवस्था पढ़ी थी। और वो सब हमने क्लियर करते हुए चले थे और देखा था कि किस तरीके से मांसपेशियों का निर्माण होता था। और वो सभी क्लियर करने के बाद आज हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विकास का प्रारूप। जो लोग प्री रीड की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। और ये सभी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपकी हेल्प करने वाले हैं, जिसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे यूं ही मिल जाएंगे। बात करते हैं विकास के प्रारूप के अंदर, तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले विकास के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से मानव का विकास होता है। तो मानव का विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, इस तरीके से विकास की प्रक्रिया चलती है। और विकास के अंदर आज हम देखने वाले हैं विकास का प्रारूप। विकास के प्रारूप के अंदर आपकी बात करें यदि शारीरिक विकास की, तो शारीरिक विकास बच्चे का भ्रूण अवस्था के अंदर ही होना प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पे अपन देखें तो शारीरिक विकास के अंदर जब बच्चा, मैंने आपको बताया था कि एक जीर्ण होता था और जीर्ण अंडेनुमा आकृति के रूप में होता था। और यहाँ पे शारीरिक विकास के अंदर ही बात की गई है नवजाति शिशु की, जो एक जीव ही बोल सकते हैं। जीव की जो लंबाई की बात की गई है, तो नवजाति जो शिशु होता है उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 20 इंच होती है, यानी कि 52 सेंटीमीटर अपन उसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये निकल के आता है कि बताइए नवजाति की लंबाई कितनी होती है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 52 सेंटीमीटर या 20 इंच। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है। अब बात करते हैं जब नवजात शिशु होता है, आपने भी देखा होगा छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु का जो भार होता है, नॉर्मली यदि भार की बात करें तो 7 से 8 पौंड होता है। 7 से 8 पौंड मतलब कि 3.5 kg, 3.5 किलो का वो नवजात शिशु होता है। तो यहाँ पे शारीरिक विकास के अंदर हमने देखा कि उसकी लंबाई जो शुरुआती रहेगी वो रहेगी 52 सेंटीमीटर के आसपास। और उसके बाद यदि हम उसके नवजात शिशु के भार की बात करें तो 7 से 8 पौंड के आसपास, मतलब 3.5 kg के आसपास का उसका भार होता है। तो बात करें अब उसके मस्तिष्क की, तो बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के समय उसके मस्तिष्क जो होता है, उसका जो दिमाग होता है, उसका भार, उसके भार की यदि बात करें तो लगभग 3.5 किलो के आसपास होता है। 3.5 किलो के आसपास जन्म के समय नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो 3.5 किलो के आसपास होता है। 350 kg के आसपास क्या होता है, नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। अब बात करते हैं आगे, देखें तो देखिए 5 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है, देखिए शुरुआती दौर में तो बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो कैसा होता है, कच्चा होता है ना, परिपक्व नहीं होता है ना। तो यही क्या होता है कि जब 5 वर्ष की आयु में आते आते लगभग उसके मस्तिष्क क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और परिपक्व के भार का मतलब लगभग 80% तक हो जाता है। मतलब 20% रह जाए, 100% की बात करें तो 80% लगभग क्या हो जाता है, उसके भार का भर जाता है, मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है। यानी कि शुरुआती में उसके मस्तिष्क का भार जो होता है वो 3.5 किलो होता है, लेकिन 5 वर्ष तक आते आते उसके 80% भाग क्या हो जाता है, भर जाता है मस्तिष्क का। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आ रहा होगा एक एक चीज को। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जब शिशु अवस्था होती है तो बालक यानी कि नवजात शिशु की जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 270 होती है। एक आम मनुष्य की बात करें तो कितनी होती है, हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। मतलब धीरे धीरे परिपक्व अवस्था तक आते आते, यानी कि एक सामान्य मनुष्य की हड्डियों की बात करें तो 206 उसकी संख्या होती है, लेकिन एक नवजात शिशु की हड्डियों की बात करें तो 270 टोटल हड्डियां होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था कि बताइए नवजात शिशु के अंदर अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। बोलते हैं ना दूध के दांत, दूध के दांत गिर जाते हैं और फिर क्या आते हैं, नए दांत आते हैं। तो दूध के दांत की जो संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है, 20 होती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि नवजात शिशु के दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, टोटल मिला के 20 होती है। अब बात करते हैं उसके दिल की धड़कन की दर, यानी कि हृदय की धड़कन कैसे धड़कती है। तो हृदय की धड़कन शुरुआती दौर में नवजात शिशु की कितनी धड़कती है, 140 प्रति मिनट, 140 प्रति मिनट हृदय की धड़कन की दर उसकी धड़कती है। तो मैंने आपको बताया नवजात शिशु के भार का, यानी 7 से 8 पौंड का। उसके बाद आपको बताया मस्तिष्क का भार 3.5 किलो के आसपास। 5 वर्ष की आयु तक आते आते उसका कितना हो जाता है, 80% हो जाता है। हड्डियों की संख्या बताई तो 270 के आसपास। फिर बताया दांतों की संख्या, यानी कि अस्थायी दांत मतलब दूध के दांत, यानी 20। और अब बात करते हैं हृदय की धड़कन की दर, उसकी जो रहती है वो 140 प्रति मिनट रहती है।
फिर श्वास की बात करें, श्वास दर क्या रहेगी एक सामान्य नवजात शिशु के अंदर, तो श्वसन दर जो होती है श्वास लेने की, तो वो होती है 40 से 50 सेकेंड। कितनी होती है? 40 से 50 सेकेंड प्रति सेकेंड बोल सकते हैं उसको, 40 से 50 प्रति सेकेंड होती है किसकी? श्वास दर। अब बात करते हैं मांसपेशियों की, तो देखिए मांसपेशियों का भार शरीर के कुल क्षेत्र पे भार, मतलब कि जो इसकी हड्डियों का भार होता है वो शरीर का जो टोटल भार होता है, यानी कि नवजात शिशु का क्या होता है? नवजात शिशु के कुल भाग का, नवजात शिशु के कुल भार का कितना होता है? 1/5 भाग होता है। कभी आपको पूछे कि मांसपेशियों का भार कितना होता है, तो बताना कि नवजात शिशु के कुल शरीर के भार का 1/5 भाग होता है। अब बात करते हैं बच्चे के सिर का, तो देखिए सिर का क्षेत्रफल कुल शरीर का कितना होता है? 25%। कितना होता है? 25%, यानी कि 1/4 भाग बोल सकते हो इसको, 1/4 भाग भी बोल सकते हो। तो सिर का जो क्षेत्रफल होता है वो कुल शरीर का 1/4 भाग होता है। यदि ऐसे याद नहीं रहे तो हम इसे 25% भी याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, इसी दौर के अंदर हम देखते हैं, अब बात करते हैं शारीरिक विकास भी कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास कैसे हुआ? तो देखिए मानसिक विकास का प्रमुख साधन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि मानसिक विकास का प्रमुख साधन जो है वो ज्ञानेंद्रिया है। क्या है? ज्ञानेंद्रिया। मैंने आपको बताया था ज्ञानेंद्रिया आपकी स्किन की, है ना? तो आपने ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ा होगा, तो आपके शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए मानसिक विकास का प्रमुख साधन ही हमारा क्या है? ज्ञानेंद्रिया है। आंख, नाक, जीभ, त्वचा, ये सभी आपने पढ़ा होगा। तो देखिए ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही क्या होता है? मानसिक विकास होता है। कैसे? देखिए जब 1 वर्ष का बालक क्या करता है कि 4 शब्द बोलता है, 4 शब्द बोलता है, या फिर आपने देखा होगा कि जब समाज में जाता है तो अन्य लोगों को देखते देखते वर्ड को सीखता है और पहचानता है, अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब नकल करता है, धीरे धीरे करके उसके अनुकरण यानी कि उसके फॉलो अप करता है और धीरे धीरे करके उस भाषा को सीखने का प्रयास करता है और उसको पता चलता है कि हाँ, रोने से मम्मी आती है, हाँ, इस ऐसे करने से खाना मिलता है। तो ये सभी क्या है कि बालक जब 4 शब्द बोलता है तो ये व्यक्तियों की क्रियाओं का क्या करता है? अनुकरण करते हुए सीखता है। तो वही नोट के अंदर देखते हैं, यानी कि अनुकरण करने का विकास 1 वर्ष के बाद प्रारंभ हो जाता है। मतलब बालक जब 1 वर्ष का हो जाता है तो उसके बाद बालक नकल करना शुरू कर देता है। और आपने भी देखा होगा, कभी-कभी आपके घर पे भी छोटा बच्चा होगा तो वह ज्यादातर क्या करता है? खेलने में समय निकालता है, आपके जैसे नकल भी करता है। तो 1 वर्ष के बाद ये बालक अनुकरण की प्रक्रिया इसके अंदर शुरू हो जाती है और 3 वर्ष के बाद क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक विकास में क्या होने लगता है? संतुलन होने लगता है कि धीरे करके उसके शरीर के अंदर जो भी विकास हुआ है उसका धीरे करके शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होता है? संतुलन होने लगता है। फिर बात करते हैं 4 वर्ष के और 5 वर्ष के बाद, तो ये क्या करता है? बालक हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर, विभिन्न रंगों में अंतर, यानी कि धीरे करके 4 से 5 वर्ष में बालक समझने लगता है कि यहाँ पे हल्की वस्तु कौन सी है, यानी कि भारी वस्तु कौन सी है, हल्की वस्तु कौन सी है, इनमें विभिन्न अंतर करने लगता है। तो इस तरीके से बालक के अंदर मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्वेगात्मक विकास की। स्वेगात्मक विकास यानी कि जिसमें बालक रोता है, व्यय करता है, डरता है, ये सभी स्वेगात्मक विकास है। यानी कि जन्म के समय शिशु में कोई स्वेग नहीं होता है, जन्म के समय शिशु नहीं समझता है कि क्या कर रहा है, लेकिन मात्र क्या होती है? उसके अंदर उत्तेजना होती है, यही ब्रिजेश ने स्वेग माना था। एक बार क्वेश्चन पूछा था, अपवाद के रूप में आपको पूछ सकते हैं, तो बताइए स्वेग किसने माना था? तो यहाँ पे याद रखना ब्रिजेश ने इसे स्वेग माना था, लेकिन वह सिर्फ मात्र क्या होती है? उत्तेजना होती है, स्वेग नहीं होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन 3 माह बाद आनंद या प्रेम की स्वेग की उत्पन्न होता है। धीरे करके 3 महीने का जब बालक होता है या नवजात शिशु होता है तो धीरे वह क्या करता है? रोने भी लगता है, हंसता भी रहता है और कभी-कभी आपके पास भी बैठता है, आराम से आपकी गोदी में भी सोता है ना? और हँसता भी रहता है। तो धीरे करके 3 माह बाद उसके अंदर आनंद या प्रेम स्वेग की उत्पन्न भावना भी होती रहती है। फिर 2 वर्ष की आयु में क्रमशः क्या होते हैं? 4 प्रबल रूप से व्यय विकसित होते हैं, मतलब स्वेग विकसित होते हैं। मैंने आपको बताया था, जिसमें बालक पीड़ा भी करता है, बालक प्रेम भी करता है, क्रोध भी करता है और डर भी लगता है, उसको भय भी लगता है। तो इस तरीके से 4 प्रबल रूप से क्या होते हैं? स्वेग 2 वर्ष की आयु में क्रमशः उसके अंदर विकसित होते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस आपके लिए बनाया मैंने यहाँ पे,
तो क्वेश्चन ये कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार शैशवावस्था में 3 स्वेग, प्रेम, क्रोध व भय का नवजात शिशु में भी इनकी प्रधानता होती है। तो वाटसन के अनुसार ये कहा गया था कि नवजात शिशु के अंदर भी स्वेग, प्रेम, क्रोध, भय और ये सभी शिशु के अंदर प्रधानता होती है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। लास्ट अपने पास एक बार सामाजिक विकास रह जाता है। सामाजिक विकास बालक समाज में जाके जो सीखता है वो सामाजिक विकास है। बालक समाज निरपेक्ष होता है क्योंकि अभी तो वह जन्म लेता है, यानी कि अभी वो समाज में नहीं जाएगा क्योंकि जन्म दिया है, घर में ही रहेगा। लेकिन विद्यालय पूर्व शिशु आत्म केंद्रित उस बच्चे के लिए अपनी आवश्यकता व इच्छा प्रबल होती है। यानी कि जब तक बालक बाहर समाज में या विद्यालय नहीं गया है, लेकिन तब तक घर के अंदर वह आत्म केंद्रित होता है। यानी कि जब वह रोएगा तो उसको पता है उसकी मम्मी उसके पास आएगी, तो इस तरीके की वह क्रियाएं करता है। और 5 वर्ष का बालक समूह में खेलता है, सामाजिकता के विकास का सूचक भी माना जाता है। और जब बालक 5 वर्ष की आयु का हो जाता है तो वह स्कूल भी जाता है, विद्यालय भी जाता है, अपने दोस्त भी बनाता है और आस पड़ोस में खेलता भी है। और उसे देखकर बालक अपना क्या करता है, विकास करता है, विकास को मानता है, विकास की प्रधानता देखता है। इस तरीके से शैशवावस्था में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या है, कुछ कारक है। इस तरीके से सामाजिक विकास को कुछ प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी है, तो आपको याद रखना है। एक तो है अपना खेल, एक है अनुकरण। खेल और अनुकरण ये 2 ऐसे कारक है जो सामाजिक विकास को क्या करते हैं, शैशवावस्था में प्रभावित करते हैं। अब लास्ट अपने पास टॉपिक रहा है शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा के स्वरूप के अंदर देखते हैं। तो देखिए, ज्ञानेंद्रिय व कर्म इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल, चित्र युक्त कहानियां व खेल द्वारा शिक्षा। छोटे बालकों में आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसमें फ्राइड ने आवर्ती हट कहा है। और आवर्ती हट किसे कहा गया है कि छोटे बच्चे जब कहानियां देखते हैं, आपने देखा हो खेल खेल कर बच्चा ज्यादा सीखता है, तो छोटे बालक क्या करते हैं उसमें खुद मनोरंजन लेते हैं, खुद इंटरेस्ट लेते हैं और खेलना शुरू करते हैं। अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रियों, अपने हाथ पैर वगैरह सभी को हिलाते हैं और बल देते हैं, है ना, तो प्रशिक्षण लेते हैं। ये सभी जो आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति बालक के अंदर अधिक होती है, इसे फ्राइड ने क्या कहा है, आवर्ती हट कहा है। मतलब कोई बच्चा जब काम सीख लेता है या उसे बार बार करता है, तो अंत में बालक को करके सीखने के अवसर क्या दिए जाते हैं। तो बालक क्या करता है, खुद से करता है, और खुद से करता है तो वह और इंटरेस्ट लेके करता है और सीखता है उसे। इसी को आवर्ती हट प्रवृत्ति कहा गया है। अब बात करते हैं शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि की बात करें तो एक विधि का नाम बहुत बार पूछा भी गया है, मॉन्टेसरी विधि। अब देखिए, मॉन्टेसरी विधि मतलब इसके जनक ही आपको पता है मारिया मॉन्टेसरी थी, आपको पहले भी बताया गया था। तो मॉन्टेसरी विधि क्या है कि जिसके जनक मारिया मॉन्टेसरी है। और यह विधि एकमात्र ऐसी विधि है जो पढ़ने से पहले क्या करती है, लिखने पे बल देती है। पढ़ने से पहले किस पे बल देती है, लिखने पे बल देती है। इसीलिए LSRW लिसनिंग, या आपने पढ़ा होगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इस क्रम को इसने तोड़ दिया और W को क्या कर दिया, W को पहले रख दिया, W को पहले रख दिया। अब मॉन्टेसरी विधि क्या किस पे बल देती है, लिखने पे बल देती है ना, पढ़ने से पहले लिखने पे बल देती है। तो यहाँ पे इस क्रम को तोड़ते हुए मारिया मॉन्टेसरी ने W को पहले रख दिया, राइटिंग को पहले रख दिया, और इसमें परियों के कहानियों का कोई स्थान नहीं दिया गया है। मतलब कुछ भी ऐसी परियों की जैसी कहानियां का कोई यहाँ पे स्थान नहीं है। ये विधि सिर्फ और सिर्फ लिखने की प्रवृत्ति पे ज्यादा जोर देती है। मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा ये विधि दी गई थी। एकमात्र ऐसी विधि है जो पढ़ने पे नहीं, जो लिखने पे बल देती है। यानी कि जो हमारा क्रम है LSRW, उसे तोड़कर W इसमें पहले रख दिया। तो इस तरीके से ये एक शॉर्ट सा वीडियो था आपके विकास के प्रारूप का। उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।